नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूरोमेड टॉक्स 10,000 सब्सक्राइबर होने के लिए। बहुत सारा प्यार आपने दिया, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आपने सपोर्ट किया, उसके लिए इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। और इसी कड़ी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानें कि किसी को कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और कब उसे साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले एक बेसिक डिफरेंशिएशन का जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी क्या होती है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होती है। पर्सनालिटी का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में यही छवि बनती है कि पर्सनालिटी का मतलब है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, वो कितना लंबा है, वो कितना गोरा है, वो कितना हैवी बिल्ट है, वो कितना पतला है। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा पर्सनालिटी जो मैटर करती है वो होती है उसके व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसकी थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, कैसा वो फील करता है और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से वो बिहेव करता है। तो ये जो चीज़ होती है इसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं कि किस तरह से वो सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है और किस तरह से उसका व्यवहार है, बिहेवियर है। पर्सनालिटी जो होती है वो हर व्यक्ति की स्टेबल रहती है, मतलब स्थिर रहती है बहुत लंबे समय तक, और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में उसे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है, उसका काम चल जाता है। और नॉर्मल पर्सनालिटी किसी न किसी की किसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, बहुत ज़्यादा सोशल है, हर किसी से बात करता है, सोशली इंगेज रहना चाहता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी थोड़ी इंट्रोवर्टेड होती है, वो ज़्यादा फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, अपनी बातों को ज़्यादा डिस्कस लोगों से नहीं करते, अपने आप में ज़्यादा ओवर थिंकिंग या सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पर्सनालिटी का चेंज आ सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और जैसा मैंने बताया स्टेबल रहती है थ्रू आउट द लाइफ। और सबसे बड़ी इसकी बात होती है कि फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब है ज़रूरत पड़ने पे वो अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि लाइफ में उन्हें कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। इसके अपोजिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एक तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे नाम से प्रतीत हो रहा है कि डिसऑर्डर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मल नहीं है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, थोड़ा रिजिड हो जाता है। पेशेंट जो है वो एक फिक्स्ड पैटर्न से बिहेव करता है, वो थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता कि पर्टिकुलर सिचुएशन है तो मैं थोड़ा सा अलग बिहेव करूँ। उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा रिजिड हो जाता है, इसीलिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं, वो सारे उनमें थोड़े से फिक्स से रहते हैं, रिजिड रहते हैं। और इस तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत करती है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि पर्सनालिटी है जैसे कि आपकी गाड़ी चलाने की आदत, आप किस तरह से ड्राइव करते हैं। कुछ लोग बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे ड्राइव करते हैं, कुछ लोग बहुत संभल के ड्राइव करते हैं, पूरी तरफ ट्रैफिक देखते हैं चारों तरफ, फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी में आप चेंज भी कर लेते हैं। कभी कभी आपको ओवरटेक करना हो तो आप अगर धीरे चलने वाले हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है, आप अपने ड्राइविंग का जो तरीका है वो बिल्कुल फिक्स रखे हुए हैं कि अगर तेज़ चलाना है तो तेज़ ही चलाऊँगा, चाहे ट्रैफिक की सिचुएशन कैसी भी हो। और ऐसे में अक्सर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हमें पता चलता है कि पर्सनालिटी जो है वो एक स्टेबल एक चीज़ है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स किस किस तरह के होते हैं, उनको अलग अलग डिवीज़न दिया गया है, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं दोस्तों, उन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है जिसे क्लस्टर्स का नाम दिया गया है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए वाले जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो उन्हें अजीब लगता है, दुनिया अजीब लगती है, लोग अजीब लगते हैं, इसी वजह से उनका व्यवहार थोड़ा चेंज हो जाता है। स्पेसिफिकली 2 इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आती हैं, एक पैरानॉइड और दूसरी स्किज़ॉइड। इनको डिटेल में जानते हैं क्या होती है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होती है उसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड टाइप्स के होते हैं। बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद है, सामाजिक मेलजोल उनको पसंद नहीं आता है, किसी भी गैदरिंग में बहुत असहज महसूस करते हैं, उन्हें बोलचाल, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, बातचीत करना, गप्पे लड़ाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है उसे स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर इस तरह का बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर में प्रॉब्लम है
तो उसे सोशल सर्कल बनाने में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये होता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर ए में जो दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसे नाम दिया गया है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं ये बहुत शक्की तरह के होते हैं, इनको हर चीज़ पे शक होता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ऐसे लोगों को आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, आपके नेबरहुड में या वर्क प्लेस पे ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा शक करते हैं हर चीज़ में कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल में काला है, मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है। उनको हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हमेशा कॉन्स्पिरेशन कोई कर रहा है उनके अगेंस्ट में, ऐसा लगता है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा उन्हें बार बार लगता है। और ऐसे लोगों को अगर आप कुछ कह भी देते हैं तो वो उल्टा ले जाते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया था आज ऑफिस में, आप बड़ा अच्छा काम किया, तो ऐसा लगता है कि ये मेरे को मजाक उड़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है, इसी बात को वो बार बार सोचते रहते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी होती है इसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्लस्टर बी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं। मोटे तौर पे क्लस्टर बी में वो लोग होते हैं जो इमोशनली थोड़े अनस्टेबल होते हैं, थोड़े ड्रामेटिक होते हैं। स्पेसिफिकली इसमें 4 तरह के डिसऑर्डर आते हैं। सबसे पहले नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये टर्म आजकल इंटरनेट पे। और इस तरह के जो लोग होते हैं इनका जो मूल भाव होता है वो ये होता है कि यार सबसे बेस्ट मैं हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ, सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ, बाकी जो लोग मेरे आसपास हैं उन्हें कुछ नहीं आता है, हर चीज़ मुझे ही आती है। और बहुत अटेंशन सीकिंग होते हैं, हमेशा यही लगा रहता है कि सब मेरी तारीफ़ करते रहें, मेरी प्रशंसा करते रहें। थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाते। अगर कोई भी क्रिटिकली आपको कुछ कह रहा है ऐसे पर्सन को, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल भी रहते हैं, अंदर ही अंदर थोड़ा खालीपन भी इनको लगता है। इसलिए नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उनका जो व्यवहार है, मैंने बताया, इस तरह से चलता है। इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं और इन्हें भी साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनपीडी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। एनपीडी के लोगों को ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि उन्हें उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते हैं, तो वो इस बात को भी मानने से इनकार कर देते हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो यही कहते हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैं सबसे बेस्ट हूँ। लेकिन प्यार से, समझदारी से उन्हें रियलाइज़ किया जा सकता है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है तो ये होता है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बाद बात करें तो आता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं ये थोड़ा कह सकते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे को दुख पहुंच रहा है, उसके इमोशंस क्या कह रहे हैं। ये जो इनके मन में है वो करते हैं, चाहे वो कानून की नज़र में गलत ही क्यों ना हो। इसलिए बहुत ज़्यादा लॉ ब्रेकर्स होते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, कानून तोड़ने में विश्वास करते हैं, किसी का भी दूसरे का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, जो मन में आए वो करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर एंटी सोशल बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं वो आगे जाके इनको प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, समाज में ये नहीं रह सकते हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम में आके आखिरकार इन्हें जेल जाना पड़ता है। ज़्यादातर के साथ यही होता है। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं। इसके बाद क्लस्टर बी में आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? ये जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा दिखावे में यकीन होता है। ये हर चीज़ को बड़ा शो ऑफ करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नया खर्चा करते हैं, नया मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे, उसे दिखाएंगे और एक्सपेक्ट भी करेंगे कि लोग उनकी तारीफ़ करें। सोशल मीडिया पे थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बार बार सोशल मीडिया पे नई नई फ़ोटोज़ अपलोड करना, अपने आप को बहुत अच्छी लाइफ दिखाना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। इस तरह की प्रॉब्लम ये करते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से खालीपन थोड़ा आ जाता है इनमें, कनेक्ट नहीं कर पाते, इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते। तो ये जो होती है प्रॉब्लम, इसको हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। क्लस्टर बी में जो आखिरी और चौथा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको नाम दिया गया है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग जो हैं वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होते हैं और जो रिलेशनशिप उनका होता है ख़ास लोगों से, अपने परिवार वालों से या अपने हस्बैंड या वाइफ से, वो बड़ा ऊपर नीचे चलता है। इमोशंस के बात करें तो हम कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं वो अपने पार्टनर को। फॉर एग्जांपल अपने जो भी उनका पति या पत्नी है उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, अगले ही पल बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हो जाएंगे कि आप तो मेरा ध्यान नहीं रखते,
और आप तो मुझे धोखा दे रहे हैं, और अगले दिन फिर से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ने लग जाएगा। तो ये जो इमोशंस है ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रन करते हैं, और इस चक्कर में उनका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, वो थोड़ा लो रहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, इनको रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादातर इनका ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है ये रिलेशनशिप से संबंधित होता है। तो दोस्तों ये थे 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी में। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे क्लस्टर सी कहा जाता है, और चिंता और डर में ज़्यादातर रहते हैं इस तरह के लोग। स्पेसिफिकली 3 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें आते हैं क्लस्टर सी में। क्लस्टर सी में सबसे पहले आता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट लोगों से अवॉइड करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनका कोई इंटरव्यू कॉल आया है तो ये इंटरव्यू कॉल में कोशिश करते हैं बहुत कि इंटरव्यू में जाएं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, अगर मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो इस तरह की रिजेक्शन का डर इन्हें बहुत ज़्यादा सताता है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं ये, और इस वजह से इनकी नॉर्मल लाइफ जो है ज़रूर हैम्पर होती है। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सामाजिक भी नहीं होते, लोगों से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से थोड़ा लोनलीनेस, अकेलापन का भाव इनमें आ जाता है। क्लस्टर सी में जो दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ये लोग अपने जो खास लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं या पार्टनर होते हैं, उन पर डिपेंडेंट बहुत होते हैं। हर चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं, अप्रूवल चाहते हैं हर चीज़ के लिए, कि आज मुझे क्या खाना है वो तुम बताओ, आज मुझे क्या पहनना है ये भी तुम बताओ। हर चीज़ के लिए, छोटी मोटी बातों के लिए डिपेंड रहते हैं, बड़े बड़े फैसलों के लिए भी डिपेंडेंट रहते हैं। और इस चक्कर में इनका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो रहता है। बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि अगर ये जो जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ये मुझे छोड़ के चलेगा तो क्या होगा। इस तरह की चिंता इन्हें हमेशा सताए रहती है। तो ये होता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी का जो आखिरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, OCPD। OCPD में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ ध्यान होता है। पूरा हमेशा जीवन का सारा जो चीज़ें हैं वो बहुत व्यवस्थित चाहिए, परफेक्ट चाहिए, इसी में पूरे समय लगे रहते हैं। उनके सोच विचार में, उनके व्यवहार में परफेक्शन होना चाहिए, हर चीज़ में वही लगा रहता है, और उसे हम बहुत इजीली देख सकते हैं। उन्हें हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित चाहिए। घर में जाएंगे तो हर चीज़, सामान जो है घर का वो हर जगह पे होना चाहिए, जूते अपनी जगह पे होने चाहिए, किताबें अपनी जगह पे होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये बहुत इन्हें पसंद है। साथ ही ऑफिस में अगर जाएंगे तो वहाँ भी सारा काम बहुत ही टाइम पे होना चाहिए, बहुत तरीके से होना चाहिए। इस तरह का जो व्यवहार होता है जिसे डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं, उस तरह का लगता है कि डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं तो ये इनकी प्रॉब्लम होती है। और बहुत ज़्यादा इमोशंस को दबा के रखते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम रहती है। तो इमोशंस को जब बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। OCD, बहुत कॉमनली आपने ये टर्म सुनी होगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो OCD है ये एक अलग प्रॉब्लम है, और OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये एक अलग प्रॉब्लम है। नॉर्मली OCD वाला जो पेशेंट होता है उसे थोड़ा इंसाइट होता है, उसे थोड़ा पता होता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये जो बार बार रिपीट करने की चीज़ हो गई जैसे हाथ धोना बार बार, ये OCD में होता है, और उस पेशेंट को पता होता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है और वो हेल्प लेने के लिए आगे भी बढ़ता है। लेकिन OCPD वालों को ज़्यादातर ये एहसास नहीं होता कि उनके साथ ये जो परफेक्शनिज्म की बीमारी है, परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज़, ये जो चीज़ है ये उसको एहसास नहीं होता, इंसाइट नहीं होता। ये उसे कोई दूसरा ही एहसास दिलाता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। तो दोस्तों ये थे अलग अलग प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह के हो सकते हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो आपको ज़रूर आपके पास पड़ोस में, आपकी वर्किंग प्लेस पे, आपके दोस्तों में ऐसा कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला जो मैंने बताए हैं उनमें से ज़रूर आपने रिलेट किया होगा। वो कमेंट करके आप बताएं कि इस तरह का हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखा है, या आपने अपने खुद में ऑब्ज़र्व किया है कि मुझे इस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है, डेली रूटीन, आपके रिलेशनशिप, आपका वर्क प्लेस, वहाँ पे दिक्कत आ रही है आपके इस व्यवहार से, तो आप थोड़ा रियलाइज़ करें, थोड़ा आत्म विश्लेषण करें और मदद मांगे। आप ये ना सोचें कि मैं किसी के पास जाऊंगा, साइकोथेरेपी के पास या साइकेट्रिस्ट के पास, तो मेरी प्रॉब्लम कोई लोग क्या कहेंगे, इस बारे में ना सोचें। अपने आप को ठीक करने पे ध्यान दें। साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपी आपको ठीक करने के लिए है। आपको सारी प्रॉब्लम वो सुनेंगे,
आपको मेडिसिन भी हो सकता है दे, और साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर होती है इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को दूर करने में, खासकर सीबीटी नाम की जो एक टेक्निक होती है। इसके बारे में फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, इस वीडियो की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो डेफिनेटली आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है किसी को बेनिफिट हो शेयर करने से। हमारा एम भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले इन टॉपिक्स के बारे में, ब्रेन हेल्थ के बारे में। इसीलिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।